नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने चैनल पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की संपूर्ण नोट्स सीरीज करवा रहे हैं, जो विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्टेट टीचर्स एग्जाम्स, रेलवे, रीट, पटवार और अन्य सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखकर न्यू पैटर्न बेस्ड मैटर पर कम से कम 20 पुस्तकों से तैयार किए गए हैं। आज के इस दूसरे लेक्चर में हम गुलाम वंश की स्थापना से जुड़े सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। अपने टॉपिक में हम जानेंगे आज गुलाम वंश की स्थापना के बारे में। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि तराइन के दूसरे युद्ध को जीतने के बाद में मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की गई। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था और यह युद्ध मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी और मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना भी हुई थी। देखिए, मोहम्मद गौरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए 1206 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य को 5 भागों में बांटा गया था। क्योंकि मोहम्मद गौरी कहता था कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, दुनिया के 1-2 पुत्र होते हैं, लेकिन मेरे क्या हैं 1000 पुत्र हैं। ठीक है, मोहम्मद गौरी का वास्तविक रूप में उसका कोई पुत्र नहीं था, लेकिन उसके पास क्या थे, गुलाम थे, स्वामी भक्त गुलाम थे उसके, और वह उन्हें ही अपना पुत्र मानता था और वो कहता था कि दुनिया के तो 1 या 2 पुत्र होते हैं, लेकिन मेरे कितने पुत्र हैं, 1000 पुत्र हैं। तो उसी प्रकार जो उसके गुलाम थे, उसके जो दास थे, वो उसके उत्तराधिकारी बने और उनमें जो सर्वाधिक प्रतिभाशाली या जो प्रमुख रूप से जो दास थे, उन दासों ने क्या किया कि उसके साम्राज्य को बांट लिया। अब देखिए, मोहम्मद गौरी का जो साम्राज्य था वो 5 भागों में बटा था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में कौन कौन से प्रदेश थे, वो कौन कौन से 5 भाग थे, समझिएगा कि देखिए, गौर प्रदेश की बात करें तो गौर प्रदेश के जो शासक बने थे वो बने थे ग्यास उल दीन मोहम्मद, यानी ये गौर प्रदेश लिया था ग्यास उल दीन मोहम्मद ने लिया था। लेकिन हम आपको बता दें कि ये गयासुद्दीन मोहम्मद है वैसे इसका पूरा नाम। तो ये गयासुद्दीन मोहम्मद ये क्या है कि मोहम्मद गौरी के भतीजे थे। कौन थे ये? भतीजे थे। बाकी के ये जो चारों की चारों हैं ये क्या है, मोहम्मद गौरी के दास हैं या उसके सेना नायक हैं। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अब दूसरे नंबर पे है गजनी। गजनी प्रांत को लिया था ताजुद्दीन यलदौज ने। गजनी के शासक बने ताजुद्दीन यलदौज और वह मुल्तान व उच्च क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया नसरुद्दीन कुवाचा ने। और उत्तर भारत मुख्य रूप से जिसमें लाहौर भी शामिल था और भारतीय जितने भी क्षेत्र थे बंगाल को छोड़कर, उन सभी भारतीय क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बने थे। और 5वें नंबर पर है बंगाल, यानी बंगाल और बिहार के जो क्षेत्र था उस क्षेत्र पर शासन स्थापित किया बख्तियार खिलजी ने। तो इस प्रकार जो मोहम्मद गौरी का साम्राज्य था वो 5 हिस्सों में बटा, 5 भागों में बांट दिया गया। 5 भागों के अलग अलग शासक स्थापित हो गए थे। ठीक है, बाद में ये सब दिल्ली सल्तनत में ही शामिल हुए थे सारे प्रांत, लेकिन मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में ये 5 अलग अलग स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे थे। अब देखिए, हम बात कर लेते हैं गुलाम वंश की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आज की इस वीडियो में गुलाम वंश की बात कर रहे हैं। तो गुलाम वंश के टॉपिक पर चलते हैं अपने। तो ये रूपरेखा बनी गुलाम वंश की। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला वंश था गुलाम वंश और गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को संपूर्ण भारतीय ठिकानों का प्रतिनिधि मोहम्मद गौरी ने औपचारिक रूप से अपने जीवन काल में ही कर दिया था। ठीक है, एक बात याद रखना है, उनको अपना बलहद यानी जानशीन घोषित किया था भारतीय ठिकानों का। बलहद सभी ठिकानों का प्रतिनिधि घोषित किया था मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, इसके कारण मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जितने भी मोहम्मद गौरी के अमीर थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर बुलाया और उसका राज्याभिषेक कर और संपूर्ण भारतीय राज्यों का राजा घोषित किया था। लेकिन क्या है कि कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, गुलाम था मोहम्मद गौरी का, तो इसलिए इसको दास्ता प्रमाण पत्र भी प्राप्त करना था, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, गुलाम वंश ने दिल्ली पर शासन किया था 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक, ये बात याद रखनी है आपको। और इसके बाद में एक पॉइंट और याद रखना है कि 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो 3 राजवंशों ने शासन किया। ये बात भी याद रखनी है आपको कि गुलाम वंश का शासन तो रहा 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, लेकिन इस शासन काल में यानी 1206 से लेकर 1290 वर्ष के शासन काल में यानी 84 वर्ष के शासन काल में गुलाम वंश के में इसमें 3 राजवंश हुए। कितने राजवंश हुए? टोटल 3 राजवंश हुए थे। उन 3 राजवंशों में टोटल 11 शासक हुए। कितने शासक हुए? 11 शासक हुए। ये बात भी आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश के 3 राजवंशों के 11 शासकों ने शासन किया था। ये बात याद रखनी है। वो कौन कौन से राजवंश हैं? 3 राजवंश, उनके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहला राजवंश है कुतवी राजवंश, और कुतवी राजवंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतवी राजवंश ने शासन किया था 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। ठीक है। और कुतवी जो वंश था, इसके संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान बने थे, पहले शासक बने थे, और गुलाम वंश के भी पहले शासक थे। ये बात भी याद रखना है। गुलाम वंश के संस्थापक भी थे, और गुलाम वंश की स्थापना करने के बाद में इन्होंने अपने नए राजवंश की नींव डाली थी, कुतवी राजवंश की। ठीक है। और इसके बाद में इनका जो भाई था आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई था आराम शाह, ये भी 1210 ईस्वी में क्या बना था? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, लेकिन ये काफ़ी कम समय के लिए सुल्तान रहा। इसको इल्तुतमिश ने हराया और पराजित करके इसकी हत्या कर दी, और इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत पर क्या किया? अपना शासन स्थापित किया था, दिल्ली के ही अमीरों के कहने पर। ये बात याद रखना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुतवी राजवंश में कुल टोटल 2 शासक हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। ठीक है। और इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा था 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक, और आराम शाह का शासनकाल 1210 ईस्वी में ही कुछ समय के लिए रहा था। अब तीसरे नंबर पर दिल्ली के सुल्तान बनते हैं, गुलाम वंश के शासक बनते हैं, सुल्तान बनते हैं इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश का शासन रहा था 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक, और इन्होंने दिल्ली सल्तनत में एक अपने नए राजवंश की नींव डाली, जिसका नाम था शमसी राजवंश। ठीक है। और शमसी राजवंश के संस्थापक कौन थे? इल्तुतमिश थे, और इन्होंने 1210 से लेकर 1266 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, एक बात याद रखनी है, ये तीनों के तीनों राजवंश गुलाम वंश के ही उपवंश हैं। ठीक है। एक बात याद रखनी है। क्लियर? इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना कुछ समय के लिए। फिर उसके बाद में रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की सुल्तान बनी थी 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। उसके बाद में मुइजुद्दीन बहराम शाह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक रहे थे ये। उसके बाद में अलाउद्दीन मसूद शाह दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने थे, ये 1242 से लेकर 1240 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान रहे। उसके बाद में नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के सुल्तान बने, और 1240 से लेकर 1266 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान बने थे। ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शमसी राजवंश में कुल टोटल 6 सुल्तानों ने शासन किया, कुतवी राजवंश में 2 सुल्तानों ने शासन किया था। एक बात याद रखनी है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा कि अगला है हमारा बलबनी वंश। बलबनी वंश में देखिएगा कि बलबनी वंश के जो संस्थापक थे वो गयासुद्दीन तुगलक थे, और ये दिल्ली सल्तनत के क्या है 9वें सुल्तान हैं। इनका शासनकाल रहा था 1266 से लेकर 1287 ईस्वी तक। इसके बाद में कैकुवाद इसके शासक बने, दिल्ली के सुल्तान बने थे, जो 1287 से लेकर 1290 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान रहे। उसके बाद में मात्र 3 माह की उम्र को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया 1290 ईस्वी में, और कुछ समय तक ही ये दिल्ली का सुल्तान रहा था। और इसके बाद में देख लीजिए तीसरा राजवंश है गुलाम वंश का तीसरा उपवंश, या हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का तीसरा राजवंश था बलबनी वंश, और इसके संस्थापक थे गयासुद्दीन बलबन। ठीक है। और बलबनी वंश ने शासन किया था 1266 से लेकर 1290 ईस्वी तक, और इस शासनकाल में 3 सुल्तान हुए थे। कितने सुल्तान हुए थे बलबनी वंश में? 3 सुल्तान हुए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं गुलाम वंश में टोटल कितने शासक हुए? 11। राजवंश कितने हुए थे? 3, जिसमें कुतवी वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसी वंश के संस्थापक इल्तुतमिश, और बलबनी वंश के संस्थापक बलबन थे। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख लीजिए कि इन तीनों वंशों के संस्थापक पहले गुलाम थे, किंतु सुल्तान बनने से पूर्व वे दासता से मुक्त हो चुके थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर इल्तुतमिश के बाद होने वाले सभी शासक तुर्कों की इलवरी जनजाति से संबंधित थे। ठीक है। एक बात याद रखना है, केवल कुतुबुद्दीन और आराम शाह को छोड़कर बाकी के जितने भी गुलाम वंश के शासक थे 9 शासक, वो तुर्कों की इलवरी जाति से बिलोंग रखते थे, इलवरी जाति से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के शासकों में सर्वाधिक शासन किसने किया था? तो देखिए, गुलाम वंश के जितने भी 11 टोटल शासक हुए, और इन 11 शासकों में सबसे ज़्यादा शासन करने वाले व्यक्ति थे इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश ने सबसे ज़्यादा शासन किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला पॉइंट है कि गुलाम वंश के नामकरण को लेकर मतभेद। ठीक है। गुलाम वंश के नामकरण को लेकर काफ़ी मतभेद मिलते हैं। देखिए कौन कौन से मतभेद हैं कि देखिए, पहला मतभेद है कि फारसी इतिहासकार इस वंश को यानी गुलाम वंश को मुइज्जी, कुतवी, शमसी और बलबनी वंशों में विभाजित करते हैं। जितने भी फारसी इतिहासकार हैं इसको क्या कहते हैं? गुलाम वंश ना कहकर इसको मुइज्जी वंश, मुइज्जी यानी मोहम्मद गौरी के काल का वंश,
कुतुबुद्दीन ऐबक के काल का वंश, शमसी इल्तुतमिश के सुल्तानों का वंश और बलबनी के परिवार का वंश। इस प्रकार इसको इन 4 राजवंशों में डिवाइड करते हैं गुलाम वंश को फारसी इतिहासकार। ठीक है, लेकिन आधुनिक इतिहासकार क्या कहते हैं? आधुनिक इतिहासकार इस वंश को पठान वंश, गुलाम वंश, दास राजा वंश, तुर्क मामलुक वंश और आरंभिक तुर्क की संज्ञा देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में देखिए कि गुलाम वंश के तीनों उपवंशों के जो संस्थापक थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश व बलबन, ये तीनों ही क्या थे? गुलाम थे। इस कारण इस वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। परंतु इन्होंने सुल्तान बनने से पूर्व दासता से मुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि किस वंश के शासकों को आदि या प्रारंभिक तुर्क कहा जाता है? तो याद रखना है गुलाम वंश के शासकों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि किसने गुलाम वंश के शासकों को दिल्ली के आरंभिक या आदि तुर्क शासक कहा था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है अजीज अहमद ने दिल्ली के गुलाम वंश के शासकों को आरंभिक तुर्क या आदि तुर्क कहा था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है किसने गुलाम वंश को मामलुक वंश नाम दिया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो याद रखना है प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने गुलाम वंश को मामलुक वंश नाम दिया था। और इसकी डिटेल देख लीजिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इस क्वेश्चन की, कि जो मामलुक है, जो मामलुक शब्द है अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। ठीक है, और प्रोफेसर हबीबुल्लाह ने मामलुक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। उन्होंने यह शब्द मिस्र के गुलाम सुल्तानों के संदर्भ में प्रयुक्त होने के कारण सल्तनत के सुल्तानों के लिए प्रयुक्त किया है। यह है दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना और गुलाम वंश के प्रारंभिक चरण की संपूर्ण जानकारी। अब हम पढ़ेंगे क्रम से कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद में आराम शाह, फिर इल्तुतमिश। अब हम गुलाम वंश के शासकों को डिटेल से जानेंगे नंबर 1 करके, यानी सबसे पहले हम इसके बाद में पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद में अन्य शासक। यानी हमने यहाँ पे क्या है आपको केवल गुलाम वंश की रूपरेखा बताई है इस वीडियो में। अब इसके बाद में हम इसके शासकों का वर्णन, उनके शासकों के द्वारा किए गए कार्यों, प्रशासन, सांस्कृतिक गतिविधियों और वास्तु कार्यों को भी पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बस हम इतना ही बताएंगे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर कर देना, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पर करवाने वाले हैं मध्यकालीन भारत का। और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको कंटिन्यूस देखने को यहाँ पर मिलेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।